नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू वर्सेस प्लानिंग टू में क्या अंतर होता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा, जो व्यूअर्स काफ़ी बार मुझसे पूछते हैं कि गोइंग टू का यूज़ करते हैं पास्ट में या फिर नहीं करते हैं, मतलब कि वॉज वर्ब के साथ हम गोइंग टू का यूज़ करें या फिर ना करें, ये क्वेश्चन रहता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो चीज़ बताने वाला हूं आप लोगों को जिससे कि आप इंग्लिश गलत ना बोले। जैसे हैश टू वर्सेस गोइंग टू में क्या अंतर है। और व्यूअर्स ये भी सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं, हैड का क्या मतलब होता है और इसे कब प्रयोग करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, हैविंग टू का पैसिव कैसे बनाते हैं, मतलब कि कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा था, इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं हम हैविंग टू से, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं ये भी आपको बताऊंगा। और फोर्थ क्वेश्चन है हैड टू वर्सेस गोइंग टू। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो देखिए, आंसर नंबर 1 है वॉज वर्ब प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे कि अगर मैं कहूं मैं कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहा था लेकिन वो रद्द हो गई, मतलब कैंसल हो गई, तो हम बोलते हैं आई वॉज गोइंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट इट गॉट कैंसल्ड। तो यहाँ पर देखिए, हमने वॉज उसके बाद गोइंग टू का यूज किया, मतलब कि पास्ट में हमने गोइंग टू का यूज कर लिया। यहाँ पर क्या ये सही है? अभी मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ। अब देखिए, वे पिछले गर्मियों में हरिद्वार जाने वाले थे लेकिन उनकी योजनाएं बदल गई। दे वर गोइंग टू ट्रेवल टू हरिद्वार लास्ट समर, मतलब कि पिछली गर्मियों में, बट देयर प्लान्स चेंज्ड। और लास्ट सेंटेंस है वो पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने जा रही थी लेकिन उसने अपनी राय बदल ली। She was going to buy a new dress for the party, but she changed her mind. मतलब उसने अपनी राय बदल ली। तो देखिए, was were going to से बनने वाले सेंटेंसेस का मतलब है expressing past intention और plans that did not materialize, मतलब पास्ट के इरादों योजनाओं को व्यक्त करना जो साकार नहीं हुए, मतलब कि जो काम नहीं हुए उन्हें बताने के लिए हम was were या going to का यूज कर रहे हैं। तो देखिए, the phrase going to is typically used to express future intentions और plan, मतलब कि आमतौर पर हम going to का यूज करते हैं फ्यूचर के इरादे या प्लान्स को बताने के लिए। However, जो भी हो, in the एग्जाम्पल्स में I provide, मैंने आपको दिखाया the construction, मतलब कि संरचना। तो मैंने आपको दिखाया was going to का यूज और were going to का यूज is used to describe past intention that did not materialize और plans that changed। तो मैंने आपको गोइंग टू का यूज पास्ट में करके दिखाया, जो कि पास्ट के इरादों को बता रहा था, जो that did not materialize, मतलब कि जो साकार नहीं हुए, और plans जो बदल गए। For a more straightforward past tense expression you might use was, were, planning to और had planned to। मतलब अधिक स्पष्ट भूतकाल की अभिव्यक्ति, मतलब कि बताने के लिए भूतकाल को was were planning to का यूज कर सकते हैं या फिर had planned to का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल है, मैं कॉन्फ्रेंस में जाने की योजना बना रहा था लेकिन वो रद्द हो गई। I had planned to attend the conference but it got cancelled। ठीक है, तो हमने प्लान टू का यूज किया। वे पिछले समर, मतलब कि गर्मियों में हरिद्वार जाने का योजना बना रहे थे लेकिन उनकी योजनाएं बदल गई। दे वर प्लानिंग टू ट्रैवल टू हरिद्वार लास्ट समर बट देयर प्लान्स चेंज्ड। वो पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदने की योजना बना रही थी लेकिन उसने अपनी राय बदल ली। शी वॉज प्लानिंग टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी बट शी चेंज्ड हर माइंड। तो अब गोइंग टू की जगह प्लानिंग टू का यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर है गोइंग टू से। ओके, प्लानिंग टू या प्लान टू, हैड के साथ प्लान टू का यूज करेंगे, वॉज वर के साथ प्लानिंग टू का यूज करेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। क्यों करेंगे अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि हम जब पास्ट की बात करते हैं तो गोइंग टू के यूज की जगह हम अगर प्लानिंग टू या प्लान टू का यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आई वुड लाइक टू क्लियरिफाई फर्दर, मतलब कि एक बार मैं और स्पष्ट करता हूँ, गोइंग टू इज ट्रेडिशनली कंसिडर अ फ्यूचर टेंस कंस्ट्रक्शन, मतलब कि गोइंग टू का यूज हम समझते हैं कि फ्यूचर के लिए किया जाता है। इन कैजुअल स्पोकन इंग्लिश, अनौपचारिक स्पोकन इंग्लिश में, इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू कन्वे पास्ट इंटेंशन और प्लान्स, मतलब कि अनौपचारिक इंग्लिश में हम
गोइंग टू का यूज करते हैं पास्ट को भी दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था इज एम आर प्लस गोइंग टू, उसी प्रकार से है ये वॉज वर प्लस गोइंग टू। तो गोइंग टू असलियत में क्या करता है, इसे फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल मतलब स्पोकन इंग्लिश में हम ज्यादातर गोइंग टू का यूज वॉज वर के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन ये इनफॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है स्पोकन और कन्वर्सेशन के लिए। दिस यूसेज इज इनफॉर्मल बट वाइडली एक्सेप्टेड इन एवरीडे कन्वर्सेशन। मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, जब पारंपरिक रूप से मतलब ट्रेडिशनली रूप से गोइंग टू को भविष्य काल की रचना माना जाता है, सामान्य बोली जाने वाली इंग्लिश मतलब कि स्पोकन इंग्लिश में इसका उपयोग अक्सर पिछले मतलब कि पास्ट इरादों या योजनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ये प्रयोग अनौपचारिक है, लेकिन रोजमर्रा की बातचीत में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, मतलब कि इसे एक्सेप्ट किया जाता है, ये काफी ज्यादा बोला जाता है। सो इन दिस सेंटेंसेस, जो मैंने अभी सेंटेंसेस दिखाया आपको, उन सेंटेंसेस में आई वॉज गोइंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट इट गॉट कैंसल्ड। इट इज कॉमन एंड एक्सेप्टेबल इन कैजुअल कम्युनिकेशन, मतलब कि ये कॉमन है, मतलब कि आम बातचीत में ये कॉमन है, ठीक है, लेकिन ये कैजुअल कम्युनिकेशन के लिए है, अनौपचारिक बातचीत के लिए। हाउएवर मतलब जो भी हो या हालांकि, इफ यू वांट टू एडहेर स्ट्रिक्टली टू फॉर्मल ग्रामर, अगर आप बिल्कुल कड़ाई से ग्रामर का यूज करना चाहते हैं तो यू माइट यूज वॉज प्लानिंग टू और हैड प्लान्ड टू फॉर एक्सप्रेस इन पास्ट इंटेंशन, मतलब कि पास्ट के इरादों को दिखाने के लिए आप लोग मतलब कि वॉज वर के साथ प्लानिंग टू का यूज करें या फिर हैड के साथ प्लान टू का यूज करें। तो इन वाक्यों में आई वॉज गोइंग टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट इट गॉट कैंसल्ड, ये आकस्मिक संरचना में सामान्य और स्वीकार्य है, मतलब कि ये आम बोलचाल में चलता है बहुत ज्यादा गोइंग टू का यूज वॉज वर के साथ। हालांकि यदि आप औपचारिक व्याकरण का कड़ाई से पालन करना चाहते हैं, मतलब कि एकदम स्ट्रिक्ट ग्रामर का यूज करना चाहते हैं जो कि एकदम फॉर्मल हो, तो आप वॉज प्लानिंग टू या फिर हैड प्लान टू का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हैश टू वर्सेस गोइंग टू। हैश टू एंड गोइंग टू बोथ एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन, मतलब कि दोनों ही हैश टू और गोइंग टू दोनों ही क्या बताते हैं, फ्यूचर के एक्शन को, फ्यूचर के काम को बताते हैं। बट दे हैव डिफरेंट नुएंसेस, मतलब कि दोनों की अलग अलग बारीकियां हैं। जैसे हैज, हैव टू और गोइंग टू दोनों भविष्य के कार्यों को व्यक्त करते हैं, लेकिन इनकी अलग अलग बारीकियां हैं। जैसे हैज टू इम्प्लाइज ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, मतलब कि ये आवश्यकता और जरूरत को बताता है, दायित्व को बताता है। इंडिकेटिंग दैट समवन इज रिक्वायर्ड टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने की जरूरत है, इसलिए हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज टू फिनिश हिज होमवर्क बिफोर गोइंग आउट, उसे अपना होमवर्क करना होगा बाहर जाने से पहले। तो हैज का तात्पर्य दायित्व और आवश्यकता से है, जो दर्शाता है कि किसी को कुछ करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए उसे बाहर जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना होगा या पूरा करना है। अब देखिए गोइंग टू का यूज कब करते हैं, इज अ मोर जनरल एक्सप्रेशन, मतलब कि सामान्य एक्सप्रेशन दिखाने के लिए, फ्यूचर का इंटेंशन इरादा या फिर प्लान को बताने के लिए। इट डजंट नेसेसरली इम्प्लाई ऑब्लिगेशन बट इंडिकेट्स अ प्लान और एक्सपेक्टेशन। फॉर इंस्टेंस, आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड टुमारो। तो इसका यही मतलब है, गोइंग टू भविष्य के इरादे या योजनाओं की अधिक सामान्य अभिव्यक्ति करता है, जो कि अनौपचारिक होती है, उस प्रकार से करता है। यह आवश्यक रूप से दायित्व नहीं दर्शाता, मतलब कि कोई जरूरी नहीं है वो काम करना, ये नहीं बताता, ये इसमें कोई कंपल्सन नहीं होता जब हम गोइंग टू का यूज करते हैं, बल्कि एक योजना या अपेक्षा को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, कल मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ, बस कोई मेरे ऊपर कंपल्सन नहीं है। इन समरी, हैश टू इज अबाउट ऑब्लिगेशन, मतलब कि हैश टू का यूज हम करते हैं ऑब्लिगेशन या कंपल्सन के लिए, कोई जिम्मेदारी या फिर कर्तव्य निभाने के लिए हमें हैश टू या हैव टू का यूज करना होता है। वाइल जबकि गोइंग टू से हम बताते हैं इज अबाउट इंटेंशन, ये इंटेंशन इरादा बताता है और प्लान्स बताता है फ्यूचर का। अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल हैज या हैव टू।
कोई काम करना है या करना पड़ता है, ये भी सेंस देता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए। अब देखिए, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। उसे यहाँ आना पड़ता है, ही हैज टू कम हियर। हमें काम करना है, वी हैव टू वर्क। उसे कल तक ये काम पूरा करना है, शी हैज टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट बाय टुमारो। हमें अगले हफ्ते सेमिनार में शामिल होना है, वी हैव टू अटेंड द सेमिनार नेक्स्ट वीक। उसे आवेदन पत्र समय सीमा से पहले जमा करना है, ही हैज़ टू सबमिट द एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। तो इसमें भी कई व्यूअर्स कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमें कहना है मुझे पढ़ना पड़ता है तो हम कैसे बोलेंगे। तो भी आप बोलेंगे आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है तो भी आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है तो भी मैं बोलूँगा आई हैव टू रीड। ऐसा इसलिए क्योंकि हैव टू दोनों सेंस देता है, पढ़ता है या कुछ करना है या कुछ करना होगा। हैज़ टू या हैव टू, ये तीनों चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हिंदी पर ना जाए, ये समझिए कि ये स्ट्रक्चर यूज़ क्यों होता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम कंपल्सन दिखाना चाहते, कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाहते जो हमें करनी ही है। जैसे मुझे पढ़ना ही है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना ही होगा, आई हैव टू रीड। डायरेक्टली तो ये फ्यूचर के बारे में ही बताता है, आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करें पढ़ता है, करना है, होगा, ये सेंस क्यों आता है, तो असली बात ये है कि आपकी कन्वर्सेशन पे ही डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं, हैज टू या हैव टू का यूज करते हुए। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। सामने वाला ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा, और आपसे भी अगर वो बोल रहा है तो उसकी पिछली कन्वर्सेशन से आप लोग समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या है, पढ़ता है वाला सेंस है या फिर ना ने नी ये वाला सेंस है। अब देखिए, आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क, इसका मतलब है मुझे ये काम करना पड़ रहा है, कोई चीज करनी पड़ रही है। इज एम आर प्लस हैविंग टू का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ये एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव वॉइस है। बहुत से व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि इसका पैसिव कैसे होता है, तो देखिए ये है इसका पैसिव। दिस वर्क इज हैविंग टू बी डन बाय मी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है। यहाँ पर हैविंग जो है एक पॉजिटिव सेंस भी दे रहा है कि मुझसे ये काम करवाया जा रहा है, और सेकंड सेंस ये भी दे रहा है कि ये काम मेरे द्वारा किया जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हैविंग टू बी का यूज आप लोग बहुत ही कम देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही बकवास सा लगता है। ये ग्रामर के अनुसार सही है, हैविंग टू का जो पैसिव है वो यही है, हैविंग टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये बकवास सा लगता है, एक अजीब सा लगता है बोलने। दिस वर्क हैविंग टू बी डन बाय मी, ये अजीब चीज़ है। ठीक है, अगर किसी नेटिव पर्सन से आप बात कर रहे हैं और हैविंग टू बी का यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी अजीब सा लगेगा। हैविंग टू बी का यूज़ बहुत कम किया जाता है, आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप हैविंग टू बी का यूज़ ना करें। हैविंग टू का यूज़ कर ले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये बहुत चलता है, ये तो चलता ही है। लेकिन हैविंग टू बी का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखिए, द सेंटेंस दिस वर्क इज हैविंग टू बी डन बाय मी, तो ये पैसिव है हैविंग टू का। इज ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर के अनुसार ही सही है, बट इट में साउंड अ बिट एक्वर्ड और अनकॉमन इन इंग्लिश, मतलब ये इंग्लिश में अनकॉमन है, मतलब कि ऐसा नहीं बोला जाता है ज़्यादातर, जबकि ग्रामर के अनुसार सही है, लेकिन बोला नहीं ज़्यादा, एक्वर्ड लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। अ मोर नेचुरल पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द ओरिजिनल सेंटेंस कुड बी दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। हैज़ टू बी का यूज़ कर सकते हैं, ये काम मेरे द्वारा किया जाना है, किया जाना पड़ता है। दिस वर्क इज हैविंग टू बी डन बाय मी, हिंदी में देखिए व्याकरणिक रूप से सही है, मतलब व्याकरण के अनुसार सही है, लेकिन अंग्रेजी में ये थोड़ा अजीब या असामान्य लग सकता है। मूल वाक्य के लिए एक अधिक स्वाभाविक निष्क्रिय रचना ये हो सकती है, ये काम मुझे करना होगा, मतलब कि हैज टू बी का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हैड टू वर्सेस गोइंग टू, तो हैड टू एंड गोइंग टू एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम एंड नेसेसिटी, मतलब कि हैड टू और गोइंग टू समय और आवश्यकता के अलग अलग पहलुओं को व्यक्त करते हैं। मतलब कि हैड टू अलग चीज बताता है और गोइंग टू अलग चीज बताता है। हैड टू का यूज करते हैं हम पास्ट टेंस में। इट इंडिकेट्स दैट समथिंग वॉज नेसेसरी और रिक्वायर्ड इन द पास्ट, मतलब ये इंगित करता है कि अतीत में कुछ आवश्यक या अपेक्षित था, मतलब कुछ करना था। आई हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय यस्टरडे, मतलब
मुझे कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना था। द सेंटेंस आई हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे इज टेक्निकली करेक्ट ग्रामेटिकली, बट it might sound a bit unusual when referring to a past obligation with a specific deadline. It's more common to say I had to finish the project by yesterday या फिर I had to finish the project yesterday. The phrase by yesterday itself implies that इसका तात्पर्य ये है कि the task should have been completed before that specific time, मतलब कार्य उस विशिष्ट समय से पहले पूरा हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अगर बाय यस्टरडे कल तक वाला सेंस ना लगाएं, मतलब कि बाय ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये अनयूजुअल लगता है लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है, ये ना लगाएं। इसकी जगह आप बोले क्या, मुझे ये कल तक पूरा करना था ये प्रोजेक्ट, ठीक है, तो बाय ना लगा के सीधा यस्टरडे लगाए। आई हैड टू फिनिश द प्रोजेक्ट यस्टरडे, मुझे कल ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। अगर बाय भी लगा देते हैं तो ये गलत नहीं है, कल तक, ठीक है, ये भी टेक्निकली करेक्ट है और ग्रामेटिकली। गोइंग टू का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। इट एक्सप्रेस अ प्लान, इंटेंशन और प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर। ये भविष्य के लिए एक योजना, इरादा, भविष्यवाणी व्यक्त करता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। और पास्ट में कैसे यूज़ करना है मैंने आपको अभी बताया, वॉज वर्ब के साथ, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। सब कुछ ध्यान में रख के आपको सीखना है। इन समरी, हैड टू रेफर टू अ पास्ट नेसेसिटी, मतलब कि हैड टू से हम पास्ट की ज़रूरत को बताते हैं कि कुछ करना था जो जरूरी था। वाइल, जबकि गोइंग टू रेफर टू अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन, जबकि गोइंग टू बताता है भविष्य का कोई इरादा या प्लान। अब देखिए हैड का यूज हम कब करते हैं। हैड का यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं चाय पी चुका हूं, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, ये पी चुका था, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है। तो हम इसे बोल सकते हैं आई हैड टी। जैसे कि खाने पीने की चीजों के लिए हैव का यूज होता है, हैव टी, हैव अ ड्रिंक, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इसी प्रकार से हैव की थर्ड फॉर्म हैड। आई हैड ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। आई हैड टी, मैं चाय पी चुका था, टेकन की जगह हैड का यूज कर सकते हैं। उसने खाना खा लिया था, तो हम कहते हैं ही हैड ईटन फूड, तो हम ईटन की जगह हैड का यूज कर सकते हैं। ही हैड फूड, हैड का यूज तब करते हैं पास्ट परफेक्ट में, जब खाने पीने की चीजों की बात हो। अब देखिए हैड टू, करना था, करना पड़ा, करना पड़ता था, तीनों सेंस में यूज होता है। बहुत बार आपको बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं। देखिए, मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे खाना बनाना पड़ता था, इन सभी के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे। देखिए, मुझे खाना बनाना था, तो हम कहते हैं आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना था। दिस इम्प्लाइज अ पास्ट ऑब्लिगेशन, ये पास्ट ऑब्लिगेशन को, मतलब दायित्व को बताता है। और नेसेसिटी, टू कुक विदाउट स्पेसिफिंग वेदर द कुकिंग वॉज कंप्लीटेड और नॉट, मतलब कि पास्ट के ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को बताता है, जरूरी वो काम करना था ये बताता है, लेकिन वो काम हुआ कि नहीं हुआ इसका नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये है आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना था। अब मैंने बनाया कि नहीं बनाया इसका नहीं पता, पहली कंडीशन ये। और सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ा, अगर हम बोलते हैं तो भी हम बोलेंगे आई हैड टू कुक, और आई हैड टू कुक समथिंग, मुझे कुछ बनाना पड़ा, इसका सेंस है समथिंग जब लगा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा, तो ये भी सेंस है, मुझे खाना बनाना था, ये भी सेंस है। सिमिलर टू फर्स्ट सेंटेंस, इट इम्प्लाइज अ पास्ट ऑब्लिगेशन टू कुक, बट इट कैन ऑल्सो सजेस्ट, और साथ साथ ये भी सजेस्ट कर रहा है दैट की द कुकिंग वॉज कंप्लीटेड, कि कुकिंग कंप्लीट हो गई थी।
खाना बनाने का काम था वो पूरा हो चुका था, तो मुझे खाना बनाना पड़ा। तो यहाँ पर आई हैड टू कुक फूड का क्या मतलब है, मुझे खाना बनाना पड़ा मतलब कि वो चीज़ हो चुकी थी, खाना बन चुका था जो मैंने किया था। तो पहला क्या आपने देखा कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो भी हम हैड टू का यूज़ कर रहे हैं। अब वो काम हो गया, हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो भी हम हैड टू का यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए, मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई यूज्ड टू हैव टू कुक, आई हैड टू कुक रेगुलरली। दिस कंस्ट्रक्शन इंडिकेट्स, ये संरचना बताती है, आ रिकरिंग हैबिचुअल ऑब्लिगेशन टू कुक इन द पास्ट। मतलब कि कोई आदत, मुझे खाना बनाना पड़ता था, मेरी हैबिट थी वैसी, ठीक है, मुझे रोज खाना बनाना पड़ता था, ऐसी आदत थी। तो आई यूज टू हैव कुक, यहाँ पर देखिए यूज टू के बाद हमने हैव का यूज किया, या हैड का यूज मत करना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो पास्ट की आदत बताने के लिए इस प्रकार से बना सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं आई हैड टू कुक, जैसा कि मैंने अभी बताया, आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना बनाना पड़ा, तो आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना था, मुझे खाना बनाना पड़ा। लेकिन हम सिर्फ एक एडवर्ब लगा दे रहे हैं, रेगुलरली। रेगुलरली मतलब होता है आमतौर पर, या रेगुलर जो काम किया जाता है उसे बोलते हैं। जब भी खाना बनाना पड़ता था तो मुझे खाना बनाना पड़ता था रेगुलरली, ये है इसका मतलब। अगर ये वर्ड भी ना हो तो पिछली कन्वर्सेशन पे आप पीछे क्या बात कर चुके हैं, क्या सेंटेंस बोल चुके हैं, उस पर डिपेंड करेगा हैड टू का मतलब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।